Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज और ना केवल सीटेट के लिए बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। डिसलेक्सिया के बारे में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस लगभग सभी के बारे में। ADHD हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ लिखी भी नहीं है ना। ADHD हो, आपका अफेजिया हो, डिसकैलकुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये सब क्या है। और अगर हम सीटेट की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन है 5 नंबर का टॉपिक जिसके अंदर ये आता है। तो कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन के भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो समझते हैं कहानी। सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो भी ज़रूरी क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जा सकते हैं वो सब इंक्लूड करने की कोशिश रही है। तो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करें कहानी। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगेन हमारा टाइम थोड़ा आगे पीछे चल रहा है बट कोशिश रहेगी कि 9 o'clock कर पाएँ शुरू। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये जो आंसर्स के साथ क्वेश्चंस आपको विद PDF कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? लेट्स लर्न स्क्वाड। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक जो है आपका वो आपको लेके जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं लेट्स लर्न स्क्वाड। और 9,29,000 या 30,000 मतलब टीचिंग एग्जाम्स क्या, वैसे भी इन जनरल वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल्स है। तो आप देख के ही ज्वाइन कीजिएगा किसी फेक चैनल से, क्योंकि लेट्स लर्न के नाम पे और भी आपको चैनल्स या मेरे नाम पे मिल सकते हैं। तो यही ऑफिशियल चैनल है एकमात्र। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका सीटेट के बैच की, सीटेट के बैच में अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। अगर आप एक ही जगह से सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सब कुछ एक ही साथ चाहिए आपको विद क्लासेस, तो वो सब आपको इसी बैच में मिल जाएगा। एकदम नॉमिनल सी फी है। आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट से एनरोल करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हुई एक बात। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो इस बार का ताज़ा आया हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है, कुछ नए क्वेश्चंस को भी लिया है ना, क्योंकि सेम टॉपिक से D2+B में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, KVS में भी पूछा जाता है। आपका अगर हम बात करें OTET की, ओडिशा टेट की, तो वहाँ से भी पूछा जाएगा आपसे। सीटेट में तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब सबको अब पता लग गया है क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। 28 क्वेश्चंस हैं और 28 के 28 क्वेश्चंस से आपको गो थ्रू जरूर होना चाहिए, चाहे थोड़े से स्पीड में चलेंगे, लेकिन 28 के 28 क्वेश्चंस आपने पढ़े होने चाहिए। कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जो है एक कैसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की किस अवस्था को या किस क्षमता को प्रभावित करती है? तो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये हमें पता है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। ईशान अवस्थी याद कीजिए, तारे जमीन पर मूवी में जो कैरेक्टर हैं, जिनके टीचर जो हैं वो बनते हैं आमिर खान। और बम बम बोले और वो सारे गाने हमने सुने, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। टीचिंग के लिए बड़ा एक अच्छा सा मैसेज है उस मूवी में, है ना। मूवीज के एग्जांपल मैं बहुत बार लेती ही हूँ। रीडिंग की अगर हम बात करें, और रीडिंग में डिसेबिलिटी या रीडिंग में दिक्कत होने की वजह से कई बार लिखने में भी समस्या हो जाती है डिसलेक्सिक बच्चे को, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर रीडिंग का ऑप्शन ना हो तो राइटिंग के साथ भी हम जा सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में दिक्कत आ सकती है, ये एक बेसिक सी बात है। डिसलेक्सिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कह देते हैं इसको, कि कुछ हद तक इसमें हेरिडिटी भी जिम्मेदार है। कई बार कुछ फिक्स नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, हर केस में पता नहीं लग सकता, लेकिन हेरिडिटरी यानी जेनेटिक्स का भी रीजन हो सकता है, एनवायरमेंट का भी हो सकता है, डेवलपमेंटल, इसीलिए इसको न्यूरो डेवलपमेंटल हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूरोलॉजिकल यानी तांत्रिकीय जो है विकार कहेंगे इसको, और ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने में दिक्कत होती है। लिंक साउंड्स विद सिंबल्स यानी फोनोलॉजिकल कनेक्शन बनाने में, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में प्रॉब्लम होती है कि किस वर्ड, किस साउंड के साथ कौन सा वर्ड बन पाएगा। जैसे डिसलेक्सिक बच्चा 100 को वॉज लिख सकता है क्योंकि रिवर्स राइटिंग की इसमें दिक्कत हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे? ब्रेन में हो सकता है, जो आपको ए ऐसे दिखता है बच्चे को ऐसे दिखता हो जिसको डिसलेक्सिया है ना। आप बी ऐसे बनाते हैं, वो बी को ऐसे बना दे, है ना। डी और बी में बहुत दिक्कत होती थी बचपन में, जो थोड़ी सी नॉर्मल है। देखो ये कई बार क्या होता है, एक्वायर्ड भी होता है डिसलेक्सिया, और ज्यादातर केस में अगर हम बात करें तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो जीवन पर्यंत रहता भी है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है डिसलेक्सिया खत्म कर देंगे, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल की जब हम बात कर रहे हैं, कि जो पता चल जाता है हमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में डेवलपमेंट के समय ही, शुरुआत के 10-12 साल से पहले ही जीवन के पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है अचानक से कोई 25 साल में पता लगा कि डिसलेक्सिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई सेंसरी या कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट वाला नहीं है, चलने फिरने वाला नहीं है, वो डिस्प्रेक्सिया हो सकता है,
ठीक है। फिजियोलॉजिकल है यानी शारीरिक है, शारीरिक तो नहीं बट ये सोशलाइज विद पीयर्स में ऑटिज्म आ सकता है। तो ये कुछ हैं जो अगर ऑप्शन कुछ और होता तो आंसर बन जाता। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें समस्या होती है साउंड्स को सिंबल्स के साथ जोड़ने में। जैसे सॉ, तो अब सॉ को SAW के साथ, साउंड को लेटर के साथ जोड़ने में दिक्कत होती है डिस्लेक्सिक बच्चे को, सितारा। ठीक है बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़िए फटाफट से और जवाब दीजिए किसमें, पोल में। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स होल्डिंग हेड इन एन ऑकवर्ड पोजिशन when reading, squinting and rubbing the eyes frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters, these can be symptoms of potential what? आलोक नाम का एक बच्चा है जो निम्नलिखित व्यवहार दर्शाता है। निम्नलिखित व्यवहार क्या है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार बंद कर रहा है, खोल रहा है, ऐसे खुजली कर रहा है, आंख लाल हो जा रही है, ठीक से देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब बच्चे को देखने में समस्या है, विजुअल डिसऑर्डर है ना। कई बार बच्चा खड़े होकर देखेगा, बार बार क्लास में कोई बच्चा है जो खड़े होकर देख रहा है, बार बार कभी इधर देख रहा है, कभी टेढ़ा होकर देखने की कोशिश कर रहा है, यानी विजुअल प्रॉब्लम है बच्चे को। तो ऐसे बच्चे को या तो आप आगे बिठाइए और उसको सजेस्ट कीजिए कि वो आई टेस्ट कराए और पता लगे चाहे कि क्या समस्या है। पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बात आप उसके पेरेंट्स के सामने भी रख सकते हैं। तो ये कोई ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई उसको सोशल कम्युनिकेशन में, बातचीत में दूसरों से समस्या हो रही है या वो बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। रेपिटेटिव बिहेवियर है, ऐसा भी नहीं है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, जैसे स्पीच डिसऑर्डर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD बोलते हैं, कि सुन करके ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा बच्चा। या इसमें एक और चीज हम पढ़ते हैं, डिस्फेजिया, यानी बच्चे को भाषा समझने में, डिस्फेजिया को हिंदी में भी डिस्फेजिया ही कहेंगे, तो बच्चे को भाषा समझने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में, कॉम्प्रीहेंड करने में, सुन के समझने में दिक्कत होती है। तो ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि बातचीत की दिक्कत थोड़ी है। ये है विजुअल प्रॉब्लम, यानी दृष्टि संबंधी विकार है या समस्या है बच्चे को कोई। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम, LPD जिसको हम कह देते हैं कि भाई लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, कि लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत है। इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, यहां ये नहीं लिखा सिर्फ लैंग्वेज की दिक्कत है, लेटर्स की, नंबर्स की, कुछ भी हो सकती है। और बच्चे की आंखें वो बार बार मल रहा है या फिर वो खड़े होकर के देखने की कोशिश कर रहा है, लाल हो रही हैं आंखें, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है ना। अब हम कब देखते हैं कि हम किताब को बिल्कुल पास लाके देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, इसका मतलब विजुअल प्रॉब्लम है बच्चे को। तो दृष्टि बाध्यता हो सकती है किसी भी प्रकार में, या उसकी आईसाइट वीक हो सकती है, जिसका उसे अभी पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भाई जब हम चश्मा लगाने जाते हैं उससे पहले भी तो हमें ये सब समस्याएं होती है ना। जिनको नंबर है वो ये बात जानते हैं, मुझे नंबर नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि आप कहीं भी जाते हो, व्लॉग में दिखते हो तो चश्मा क्यों हटा देते हो। तो ये चश्मा जो है नंबर का नहीं है, ये दिखावटी चश्मा है। मतलब दिखावटी नहीं है, बट ये लाइट्स को थोड़ा सा ईजी बना देता है, लाइट्स में ब्लू कट जिसको बोल देते हैं। तो मुझे पता नहीं, या तो ये क्या कहते हैं उसको, जो वो होता है ना दवाई वाला, प्लेसिबो है, या तो मेरे दिमाग में ये प्लेसिबो इफेक्ट है कि मुझे लगता है कि लाइट मेरी आंखों को कम इम्पैक्ट डालती है जब मैं चश्मा लगाती हूँ, या तो ये सच में करता है। बट स्टूडियो में बिना चश्मे के मेरे से रहा नहीं जाता, और वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ती है ना, एकदम 6/6 ठीक है आंखें। तो ये रीजन है। द टर्म मायोपिया इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। मायोपिया शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है? ये 2018 में OTET में पूछा जा चुका है। तो ऐसा नहीं आप ये सोचें कि ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। बच्चे की जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसी के आसपास की बात है। ठीक, तो अगर हम देखें, मायोपिया इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन? मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड हम उन बच्चों को कहेंगे जिनका मानसिक स्तर जो है वो नॉर्मल से नीचे है ना। 25 IQ है किसी का, 50 IQ है, MR भी 3 तरीके के होते हैं। तो ये मेंटली रिटार्डेड नहीं है, बच्चा मानसिक रूप से पीछे नहीं है। मायोपिया किससे संबंधित होता है? हियरिंग इंपेयर्ड नहीं, सुनने में भी दिक्कत नहीं है, ये कोई सुनने की समस्या नहीं है। मायोपिया होता है विजन में, यानी देखने में समस्या, यानी विजुअली इंपेयर्ड है बच्चा, दृष्टि बाधित है बच्चा, है ना। मायोपिया को क्या कहते हैं हम? नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में क्या होगा? पास का तो सही दिखता है, दूर का देखने में समस्या होती है ना। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल रीजन भी हो सकते हैं कि किस तरह का एनवायरमेंट रहा है, हम ठीक से वो एक सही डिस्टेंस पे कई बार नहीं पढ़ते। ओवर यूज ऑफ स्क्रीन हो सकता है, जैसे आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि फोन में या स्क्रीन का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, या अगर आपने ओपन एनवायरमेंट बच्चों को खेलने कूदने का मौका ही नहीं दिया नेचुरल एनवायरमेंट में, तब भी उसकी आईसाइट में समस्या आ सकती है बड़े होकर के। अगर बचपन में एक सही एनवायरमेंट तो चाहिए ना। तो ये नियर साइटेडनेस, या कहते हैं ना हम कि दूर की नजर कमजोर है, तो नियर साइटेडनेस में, ये मायोपिया में ऐसा होगा। तो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, मायोपिया जो है विजन से संबंधित है, देखने से संबंधित है।
ऑप्शन 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट से। नीता एक बच्ची है। नीता ऑलवेज फॉरगेट्स टू ऐड द कैरी ओवर डिजिट वाइल डूइंग एडिशंस, दिस इज अ फीचर ऑफ। नीता एक बच्ची है, मान लीजिए हम 27 में से 9 को घटा रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 7 में से 9 नहीं घटा सकते, तो वो जो हम कहते थे ना हासिल का 1 लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो 17 में से 9 घटाएंगे, ठीक है जी। तो फिर हम 8 बचेगा, वो सारी कहानी है, हम जानते ही हैं। तो ये जो एक बच्ची है नीता, जिसको वो हमेशा भूल जाती है कैरी ओवर डिजिट को काउंट करना, या तो एडिशन में, यहां मैंने सब्ट्रैक्शन का बता दिया, एडिशन में भी सेम चीज होगी कि 9 और 7 जो है आपके 16 हो जाएंगे, और हासिल का 1 चला जाएगा, हम यहां ऊपर लिख लेते थे, और 2 और 1 3 हो जाएगा, लिखते थे ना ऐसे। आज मुझे याद ही नहीं आ रहा था हिंदी में क्या कहते थे इसको, हासिल कहते थे। तो नीता हमेशा जोड़ घटा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है, वो भूल ही जाती है कि ये 1 जो है हासिल का लिया था या कैरी ऑन किया था, ठीक है। तो ये किससे संबंधित समस्या है, मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या है। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में समस्या हो बच्चे को, दैट मीन्स डिसकैलकुलिया है। डिस का मतलब ये डिफिकल्टी, ये जो वर्ड है डिस, इसका मतलब है डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन इज नोन एज डिसकैलकुलिया, यानी गणना करने में जब समस्या है तो गणन संबंधी विकार कहते हैं इसको, डिसकैलकुलिया को। मैथ्स में जोड़ना घटाना कैलकुलेट करने में दिक्कत बच्चे को आ रही है, सिंपल बात है। डिस्प्रैक्सिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया है मोटर स्किल्स से संबंधित। मोटर स्किल्स क्या होती हैं, पेन पकड़ के लिखने में समस्या हो सकती है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, है ना। मोटर एक्शंस जो है उसके गतिक कौशल जो है ग्रॉस और फाइन। डिसलेक्सिया आपको पता ही है, रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्राफिया क्या है, राइटिंग में दिक्कत हो सकती है बच्चे को। अच्छा, डिस्प्रैक्सिया के कारण भी कई बार लिखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चलने फिरने, टाई बांधने, बटन लगाने में डिस्प्रैक्सिया में समस्या हो सकती है। और पेन पकड़ना भी एक तरह से एक मोटर स्किल ही है, फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो अगर डिस्ग्राफिया ऑप्शन में ना हो और लिखने की समस्या की बात करें तो डिस्प्रैक्सिया को आप राइट लगा सकते हैं, ठीक है ना, इतनी बात। तो यहां पे डिसकैलकुलिया हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू विच फैक्टर्स, यानी जो अधिगम अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, वो किस फैक्टर से हो सकती है। हेरिडेटरी फैक्टर से, यानी आनुवांशिकता, कोई जेनेटिक कोडिंग में कुछ दिक्कत हो तो बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है ना। ऑटिज्म की अगर हम बात करें, हालांकि वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की भी, तो उसमें भी कुछ हद तक जेनेटिक एस्पेक्ट भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल तो जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है ना। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, शारीरिक विकार, कोई अंग ही ठीक से डेवलप नहीं हुआ उसकी वजह से दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट में भी न्यूट्रिशन से लेके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ एक डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए। अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज हैं। तो ये चारों ही बातें सही हैं जो आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, उपरोक्त सभी 90% लोग यही जवाब दे रहे हैं, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, चाहे हम डिसलेक्सिया की बात करें, डिसकैलकुलिया की बात करें, डिस्ग्राफिया की बात करें, डिस्प्रैक्सिया की बात करें, डिस्फेजिया की बात करें, डिस्मॉर्फिया की बात करें, है ना, डिस्टोपिया की बात करें, ये जितने भी डिस मतलब डिफिकल्टी इन समथिंग, डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, कुछ भी एक एक्टिविटी करने में दिक्कत है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, उन पे हम चर्चा करेंगे। फटाफट से बताइए। डिसेबिलिटी मतलब किसी भी तरह की एक अक्षमता या कोई काम करने में दिक्कत है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने से संबंधित अक्षमता। 79% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। आते हैं, समझते हैं। अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चे को अलग थलग मत करो, है ना, कि बच्चे को आप अलग थलग मत करो, कि आप जो बच्चा देख नहीं सकता उसको अलग क्लास में पढ़ाओ, जो बच्चा डेफ एंड डम सुनने में और बोलने में, जो मूक बधिर बच्चा है उनको अलग स्कूल में पढ़ाओ, दृष्टिबाधित को अलग नहीं। ये स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव स्कूल्स होने चाहिए, समावेशन करें जो हर बच्चे को एक छत के नीचे पढ़ाया जा सके रेगुलर स्कूल में। तो एक अलग से संस्थान बना दीजिए, मुख्य धारा में मत पढ़ाइए, नहीं मेन स्ट्रीम में पढ़ाइए। हैज अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिम। एक बच्चा जिसको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको भी एक नियमित रेगुलर स्कूल में पढ़ने की आजादी है, जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बशर्ते बस आपको कुछ प्रोविजंस करने होंगे कि अगर एक बच्चा है जिसको देखने में समस्या है तो उसके लिए यू टाइप का या सर्कल टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट आप कर दीजिए, जिसमें वो सेंटर में हो, ताकि वो टीचर को, क्लास को, लिखे हुए को बोर्ड पर देख पाए। किसी को सुनने में दिक्कत है तो आप उसको आगे बिठा सकते हैं, है ना, या मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। किसी को हकलाना तुतलाना इस तरह की दिक्कत है, आप उसको लैब में ले जा सकते हैं, लैंग्वेज लैब में, जहां उसको उस तरह की प्रैक्टिस या सही संसाधनों का प्रयोग करके वो बेटर हो सके। तो आपको स्पेशल प्रोविजन करने हैं नॉर्मल स्कूल में, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, नॉर्मल स्कूल में स्पेशल प्रोविजन।
थर्ड ऑप्शन है शुड बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन बट शुड नॉट बी टॉट साइंस एंड राइटिंग स्किल। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं है ये कि संज्ञान की कमी है, आईक्यू की कमी है, ऐसा नहीं है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो हम उसको कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन दे दो कि कुछ सीख जाए, अपना काम चल जाए। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस की कमी नहीं है बच्चे में, एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को भी ये आपका लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये कहना गलत होगा कि इसको सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन दे दो कि कुछ चरखा सिखा दो, कोई और काम सिखा दो जिससे काम चल जाए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, नीड्स टू बी डेल्ट विद सीवियरली एंड पनिश्ड हार्शली फॉर दिस मिस्टेक। देखो बच्चे को पनिश करना ये सब तो वैसे ही नेगेटिव ऑप्शन हो जाते हैं, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही यहां सही है कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चे को नियमित स्कूल में पढ़ाना है। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड है, भाई डिसेबिलिटी मतलब करने में, कोई भी काम करने में समस्या है बच्चे को, है ना। जब हम एलडीज की बात करते हैं, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, सीखने से संबंधित अक्षमता की बात करते हैं, यानी स्कूल में सीखने में समस्या हो रही है बच्चे को, तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द है 1960s में सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सैमुअल किर्क, ये पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, सैमुअल किर्क, ठीक है। खैर सीखने में अक्षमता हो रही है बच्चे को, अब इसमें जरूरी नहीं है कि उसकी आईक्यू में कमी है, ठीक है, वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में आ जाता है कि जब बच्चे के आईक्यू में कुछ दिक्कत है, यानी उसकी मेंटल एबिलिटी कम है, ठीक है ना। कई प्रकार की अक्षमता है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता कह देते हैं कि बच्चे के संज्ञान में या आईक्यू के स्तर में कमी है, ये वो वाली डिसेबिलिटीज नहीं है। इसमें कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज आती हैं जो लिखने में, पढ़ने में, समझने में, क्योंकि उसकी ब्रेन की वायरिंग न्यूरोलॉजिकली डिफरेंट है, मैंने कहा डिफरेंट है, कम नहीं है, तो वो भी सीख सकता है, बस आपको स्पेशल प्रोविजन लेकर के आने क्लासरूम में, ठीक है। बात लाइक शेयर आप लोग कर रहे होंगे, मैं खुद भूल जाती हूँ ये सब बातें कहना, अब फिर भी शुरुआत में आपको बता दिया जाता है। आरूज इंटेलिजेंस टेस्ट, आरू एक बच्ची है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट्स दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट, यानी उसका जो आईक्यू है, उसका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बताता है कि बच्ची औसत या औसत से अधिक, यानी 90 से 110 या 110 से 120 के बीच में भी उसका आईक्यू हो सकता है। एवरेज बच्चे का आईक्यू होता है 90 से 110, तो इतना तो उसका है ही, और अबव एवरेज के अराउंड ही है, वो थोड़ा एवरेज से ऊपर ही है, ठीक। हाउएवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंसेज एंड साइंस आर वेरी लो। लेकिन फिर भी बच्ची के जो ग्रेड्स हैं, जो नंबर हैं, वो पढ़ने में स्पेलिंग मिस्टेक्स उसकी बहुत होती है, पढ़ने में दिक्कत है उसको, सोशल साइंसेज जो कि पढ़ने और लिखने का विषय है उसमें दिक्कत आती है, साइंस में भी कई बार दिक्कत आती है, इन्हीं सब चीजों की वजह से। हर मैथ्स ग्रेड्स आर क्वाइट हाई एंड हर राइटिंग स्किल्स आर एडिक्वेट। लिख ठीक लेती है, मैथ्स में भी ठीक है स्थिति, बस पढ़ने और स्पेलिंग रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो जो ये पारुल है या जो भी आरू नाम है मान लीजिए बच्ची का, तो आरू को क्या समस्या है ये पूछा है। डिसकैलकुलिया है, जब कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है, मैथ्स तो परफेक्ट है। डिसग्राफिया है, हाँ लिखने में दिक्कत होती है लेकिन रीडिंग में भी दिक्कत है, तो लिखने में सब जगह दिक्कत होती तो फिर मैथ्स में भी गलत लिखती वो, तो ये तो नहीं हो सकता। डिसलेक्सिया इज द राइट वर्ड। यहाँ पे डिस्फेजिया जो है लैंग्वेज को प्रोसेस करने का डिसऑर्डर है, भाषा समझ में नहीं आ रही लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की तो आ रही है उसे, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 8। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, है ना। तो फटाफट से बताइएगा कि क्या है क्वेश्चन, मतलब क्या है इसका जवाब। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डीट प्लस भी पीआरटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको सेग्रीगेट नहीं करना कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपके यहाँ अभी भी पूछे जा रहे हैं, सीटेट में भी पूछे जा रहे हैं, लगभग हर जगह पूछे जा रहे हैं। आजकल पहले से थोड़ा सा पैटर्न सब जगह चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी जीवन के शुरुआत में डेवलपमेंट के समय ही पता चल जाता है विकासात्मक दिव्यांगता है। 6, 7, 10 साल के आसपास, 12 साल से पहले मतलब चाइल्डहुड के समय पे ही पता लग जाएगा। बात तो सही है, ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। याद कीजिए माय नेम इज खान, तो माय नेम इज खान मूवी में जो शाहरुख खान है वो ऑटिस्टिक हैं, है ना, और बचपन से ही आइडिया लग जाता है उनको देख करके। तो ऑटिज्म होता बचपन से ही, कई बार पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी विकास के समय से ही पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है बाद में होने वाली कोई दिक्कत है ना। ऑटिज्म अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली एंड टू वेरिंग डिग्रीज। ऑटिज्म लोगों को अलग अलग और अलग डिग्री तक प्रभावित कर सकता है, यानी किसी में
किसी चीज को लेकर के दिक्कत हो सकती है, किसी और व्यक्ति में किसी और चीज को लेकर, क्योंकि ऑटिज्म एक अपने आप में बहुत ही बड़ा वेरिड स्पेक्ट्रम है, एक छाता है। ASD बोलते हैं इसलिए इसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, यानी एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं, चाहे वो ADHD हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो OCD हो, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपको पढ़ने की सच जरूरत नहीं है। OCD बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कहीं पूछ लिया था तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ A एंड B आर ट्रू, कि दोनों A और B सत्य हैं, कि अलग अलग लोगों में अलग अलग डिग्री तक प्रभावित कर सकता है। और इसमें बच्चा क्या है, रेपिटेटिव यानी स्टीरियोटिपिकल एक्शंस, बार बार सेम एक्शन करेगा। वो शाहरुख खान याद कीजिए आप, माय नेम इज खान में, है ना, रिपीट करेगा शब्दों को। अपनी जो सोशल सराउंडिंग है उसकी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, अपनी सराउंडिंग में ज्यादा चेंजेस अगर हो जाए तो उसको दिक्कत होती है। तो ये सारी समस्याएं ऑटिज्म में आती हैं। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रोमियो इज अ बॉय, है ना, इसको हमने बनाया है रोमियो को। रोमियो इज अ बॉय विद अ हियरिंग इंपेयरमेंट। रोमियो एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है ना, श्रवण दोष है। सोनियो इज अ नॉर्मल बॉय। ये रोमियो और सोनियो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, निशा हंस रही है इस पे, है ना। मेरा मन तो किया सुजुका और नोबिता डालूं, बट फिर मुझे लगा यहाँ पे ज्यादा सीरियस बात चल रही है, ऐसी हंसी मजाक की बातें नहीं करनी चाहिए। Romeo is a boy with a hearing impairment. Sonio is a normal boy. Both get enrolled into the same school. Same school में चले जाते हैं सोनियो और रोमियो। What do we call such types of schools? जहां पे रोमियो जिसको एक सुनने में दिक्कत है, एक सुनने में अक्षमता वाला बच्चा है रोमियो, और सोनियो जो कि एक नॉर्मल बच्चा है जिसको सुनने में या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है सच नहीं है, दोनों एक स्कूल में जाते हैं। तो आपको बताना है कि हम ऐसे स्कूल्स को क्या कहेंगे जहां रोमियो भी है और सोनियो भी है, यानी जिसको एक बच्चा जो जिसको डिसेबिलिटी है कोई, और एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी नहीं है। फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है 46 लाख की सब्सक्राइबर की शुभकामनाएं आपको, 5 मिलियन में आपसे पार्टी लेने आऊंगा। ठीक है, कर लेंगे भाई 5 मिलियन की पार्टी। बाकी ये सब मोह माया से मैं बहुत दूर हो चुकी हूँ, है ना। अब आप देखते हैं काफी कम भी एक्टिव रहती हूँ कई बार एट टाइम्स। तो बहुत साल हो गए यार, 8 साल हो गए यूट्यूब, इस साल 8 साल हो जाएंगे, बट अच्छा लगता है ऑफकोर्स। ये टीचिंग में इतना बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है, ये आप लोगों ने ही सपोर्ट करके लेट्स लर्न के द्वारा बताया है। अदरवाइज मुझे खुद नहीं पता था कि 46 लाख लोग टीचिंग में हो सकते हैं, प्योर टीचिंग चैनल में, जहाँ हमने कभी कोई ऐसा वीडियो ऐसा सच नहीं बनाया जिसमें कोई और एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन के लायक बात है, बट कर लेंगे, 5 मिलियन पे करेंगे, डोंट वरी। देखो फटाफट से इतने आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके 5 मिलियन पहुंचाइए इसको, फिर हम बात करेंगे ना। ये टिपिकल एकदम यूट्यूबर्स जिस तरह की बात करते हैं उस तरह की बात मैंने कर दिया। चलो भटको मत, इधर आ जाओ टॉपिक पे। कैसे स्कूल में जाते हैं रोमियो और सोनियो? इंक्लूसिव स्कूल में, जहां एक नॉर्मल बच्चा भी है और एक स्पेशल बच्चा भी है, और स्पेशल बच्चा भी है। वो स्पेशल बच्चा स्पेशल नीड्स वाला हो सकता है, जिसको विजुअली कोई समस्या हो, है ना, मेंटली रिटार्डेड हो, देखने में सुनने में कोई समस्या हो, चलने फिरने में लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, या फिर गिफ्टेड भी हो सकता है बच्चा। जो नॉर्मल से अलग है वो स्पेशल मान लिया हमने। तो समावेशी स्कूल है जिसमें हर तरह का बच्चा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होती है, सेपरेट या स्पेशल या वोकेशनल नहीं। वोकेशनल में तो सिर्फ कुछ वोकेशन सिखाए जाएंगे, कोई स्किल्स सिखा देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्टूडेंट विद ADHD लाइकली टू हैव? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD के अंदर किस तरह की विशेषताएं या किस तरह के लक्षण पाए जाएंगे, ये पूछा है। निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्युत्क्रम, जो आप कहना चाहें ADHD वाले बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है, आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, जिसकी अटेंशन में ही डेफिसिट है, जिसके अवधान में ही कमी है और अति सक्रियता है, हाइपर एक्टिव है, वो शांति से बैठ के काम नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया गलत। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, ये बात एकदम सही है कि आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, उछलता कूदता रहता है ना, इधर से उधर उधर से इधर, कभी बैठेगा कभी उठेगा, कभी ये क्वेश्चन, मतलब डिस्टर्बेंस रहेगा, हाइपर एक्टिविटी है ना, अटेंशन में कमी है, ध्यान लगा ही नहीं पाता ज्यादा देर तक एक जगह पे। तो ऐसे बच्चों के लिए हम मान लो 30 मिनट का कोई टास्क है तो उसको 5-5 मिनट के 6 टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर ध्यान लगा पाए। एक बड़ा लंबा टास्क नहीं देते उसको, ये नहीं कहेंगे 3 घंटे बैठ जाओ, उठना भी मत। टेंडेंसी टू लिसन टू अदर्स केयरफुली फॉर लॉन्ग, ये भी नहीं हो पाएगा उससे कि ज्यादा देर तक बैठ के सुन पाए। एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेजेस विदाउट ब्रेक, नहीं, ब्रेक चाहिए, ज्यादा लंबा काम ये एक बार में नहीं कर पाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अटेंशन में कमी होती है ADHD वाले बच्चे को, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही एक डिसऑर्डर हम इसको मान लेते हैं।
क्लास टाइम बताइए यार, अभी तो 9:15 चल रही है, कभी कभी 9:30 चल रही है, बट मेरी कोशिश ये है कि 9 बजे पे ले आऊं क्लास, है ना। 28 क्वेश्चन हैं टोटल। टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिसकैलकुलिया, वो बच्चा जिसको डिसकैलकुलिया यानी मैथमेटिक्स में गणना करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है बच्चे को। जैसे वो कैरी लेने वाला एग्जांपल आया था ना कि हासिल का नहीं जोड़ पा रहा बच्चा, या फिर हो सकता है वो कैलकुलेट ना कर पाए, जहां प्लस करना है वहां गुणा कर दे। इस तरह की चीजें, कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाले बच्चे को कैसे डील करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसको भी तो पढ़ाना है ना क्लासरूम में। सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स टू फिनिश टास्क, यानी एक स्ट्रिक्ट टाइम बिल्कुल कंस्ट्रेंट सेट कर दो कि 5 मिनट में अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो खत्म। तो उसको वैसे ही दिक्कत होती है, वैसे एंग्जाइटी, वैसे ही दिक्कत है उसको, कैलकुलेशन वाले काम उससे वैसे ही उसको परेशानी, डिफिकल्टी महसूस होती है, और आपने टाइम और बांध दिया तो वो डर जाएगा। तो ये तो गलत तरीका है। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू सच स्टूडेंट्स, ये बात हमें सही लग रही है, 55% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडो रेलेवेंस इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट को ऐड कर लो, बेवजह अतिरिक्त सामग्री को, ये वो इधर उधर की बातें हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज, ऐसे ऑप्शंस को डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है ना। यूज ओनली स्टैंडर्डाइज्ड वेज, ये स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सुनने में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वेज यानी सबको एक ही डंडे से हांको, सबको एक ही तरीके से टेस्ट लो सबका, जबकि बच्चे अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से जांचो, अलग अलग तरीके से सिखाओ बच्चों को, है ना। ना तो पढ़ाने का तरीका सेम होना चाहिए सबके लिए, ना ही उनके आकलन का यानी असेसमेंट का। बात सही है। तो यहां पे प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित एप्स प्रदान करने चाहिए, क्योंकि उनको कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो हेल्प के लिए आपने विजुअल कैलकुलेटर्स दे दिए, जहां पे उनको आसानी हो जाती है कैलकुलेट करने में, और उनके लिए वो सपोर्ट का काम करेगा। मैथ्स ऐप हो सकती है, अलग अलग तरह की आजकल ऐप आती है, इस तरह का कुछ हो सकता है। अब उसको पता है, जो आपने उसको कहा 8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो एक तो उसको लिखा हुआ मिल रहा है, खुद से उसको दिक्कत होती है ना, और ऊपर से 3 ऑप्शन भी मिल रहे हैं, तो उसको समझने में या पहचानने में आसानी होगी डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे को, ठीक है ना। 4 9 जा कितने होंगे, अब यहां पे ऑप्शन है अलग अलग तरह के। तो इस तरह, ये तो खैर एक हल्का सा एग्जांपल है, इस तरह के बहुत सारे विजुअल कैलकुलेटर्स या एप्स आजकल अवेलेबल हैं जो बच्चे को हेल्प करेंगे। डिसलेक्सिक बच्चा है तो उसको पढ़ने में हेल्प करेंगे, डिसकैलकुलेट बच्चा है तो उसको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेगा, विच न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर लीड्स टू लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, बताइएगा। लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आ जाए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ चलना फिरना, मूवमेंट की बात हो रही है ना। कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समन्वय विकार बच्चों में सीखने की अक्षमता का कारण बनता है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन यानी अपने जो बॉडी है उसमें मान लीजिए हैंड्स हैं, आईज हैं, या चलना फिरना है, उसके कोऑर्डिनेशन में, समन्वयन में, बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, यानी फिजिकल प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, है ना। डिस्पेप्सिया तो यहां पे सेंसलेस है, क्योंकि ये डाइजेशन से रिलेटेड है। अपच लिखा भी हुआ है उधर हिंदी में, है ना, ये डाइजेशन रिलेटेड है, ये यहाँ पे डिसऑर्डर वो वाला है ही नहीं। डिसअर्थरिया होता है कि आपके उन ऑर्गन्स में दिक्कत है या उन मसल्स में दिक्कत है जहां से आप स्पीच यानी साउंड को क्रिएट करते हैं बोलने में, तो ये आपके काम का अगेन नहीं है, ठीक। डिस्प्रैक्सिया यहां पे सही बात है, क्योंकि यहां पे मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है बच्चे को, जैसे बटन लगाना, हो सकता है चोटी बनाने में भी दिक्कत हो, शू के लेसेस जो है फीते बांधने में दिक्कत हो सकती है, पेन पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं पाता। तो ये डिस्प्रैक्सिया है जब भी इस तरह के मोटर कोऑर्डिनेशन की बात हो, है ना। डिसऑटोनोमिया, ये अपने आप में एक नर्वस सिस्टम को लेके कुछ प्रॉब्लम होती है, जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर में हमें इसे काउंट करने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो ये डिस्प्रैक्सिया इज द राइट वर्ड ओवर हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक तरफ डिसेबिलिटी है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन है, आपको पहचानना है कौन सी डिसेबिलिटी किससे मैच कराएंगे। डिसेबिलिटी क्या है? डिस्फेजिया। फेजिया मतलब पीएच साथ में आ जाए तो साउंड यानी लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा को समझने या बोलने में दिक्कत है। डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क, बैलेंस, फाइन मोटर कंट्रोल एंड काइनेस्थेटिक कोऑर्डिनेशन, ये डिस्प्रैक्सिया होगा, है ना, कि कोऑर्डिनेशन में जब भी दिक्कत आए तो डिस्प्रैक्सिया की समस्या है। A disability that affects the ability to write coherently, राइटिंग में डिस्ग्राफिया आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाओगे किससे? ग्राफ, हाथ से, तो लिखने में दिक्कत ग्राफिया होती है, ठीक। कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है। डिसेबिलिटी दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लो भाई, ठीक है। बचता क्या है अब? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। क्या हुआ? पोल नहीं दिया इसमें, कहाँ है? अच्छा, तो रिफ्रेश कर लो इसको। कोई नहीं, बफरिंग है यहां से, देखना एक बार। अब यहां पे सिंपल है बात
कि डिस्फेजिया फोर्थ, यानी ए का फोर्थ दो जगह पे अवेलेबल है हमारे लिए, है ना। इन दोनों को हटा देंगे क्योंकि यहाँ ए का थर्ड है, यहाँ ए का फर्स्ट है, तो ये तो ऑप्शन ही हट गया। ये सिंपल तरीका एलिमिनेशन मेथड है जो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया फर्स्ट से संबंधित है, डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन, तो ये हो गया बी का फर्स्ट, यहाँ बी का थर्ड दिया हुआ है, तो ए की ऑप्शन बचता है, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। सी का थर्ड यानी डिस्कैलकुलिया का थर्ड, ठीक है। डिस्कैलकुलिया क्या, कैलकुलेशन में दिक्कत, डिस्ग्राफिया है लिखने में दिक्कत, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया ही हुआ है, राइट कोहेरेंटली, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सिंपल बात, नो बकवास, सही कह रहे हैं आप 90% लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में अक्षम बच्चों की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड नहीं होगा, उनके बारे में उनके लक्षण नहीं है। परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस यानी अवधारणात्मक प्रभावशीलता, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से अस्थिरता, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन ध्यान ना लगा पाना यानी एडीएचडी हो सकता है, इम्पल्सिविटी में भी एडीएचडी की समस्या आती है ना। इमोशनल इंस्टेबिलिटी कई सारे ऐसे, चाहे वो एडीएचडी हो चाहे वो आपका फिर ऑटिज्म हो, यानी इमोशनली स्टेबल नहीं है, बहुत हद तक बच्चा ऐसा हो सकता है, तो ये भी लक्षण है। लेकिन परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस अवधारणात्मक प्रभावशीलता, यानी वो ठीक से परसीव कर रहा है सब कुछ, तो ठीक से परसीव करने में दिक्कत कहाँ, डिस्कैलकुलिया में है, डिसलेक्सिया में है, कि वो लेटर्स का जो परसेप्शन उसके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, हमारी सेंसेस से हमारा ब्रेन जो इंफॉर्मेशन लेके एक इमेज क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। तो परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस यानी परसीव करने में दिक्कत नहीं है, इफेक्टिवली वो परसीव कर पाता है, चीजों को समझ पाता है, विजुअली दिमाग में क्रिएट कर पाता है, तो पढ़ने लिखने सब कुछ ठीक होगा, तो ये लक्षण नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा था हमसे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हाट इज द मोस्ट हैविली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर अमॉन्ग चिल्ड्रन। अब ये थोड़ा सा हटके है, अभी तक नहीं पूछा गया सीटेट में, बट बाकी जगह पे पूछा जा चुका है, तो आप बताइए। बाइपोलर, बीपीडी बोलते हैं इसको, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मुख्य लक्षण है जिसको एसोसिएट किया जाता है, आई थिंक हरियाणा में कहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। बैच में एडमिशन हो रहे हैं अभी या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल शोनिमा त्रिवेदी, हो रहे हैं एडमिशन ओपन है, आप करियर लैब डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए फटाफट से आ जाइए और समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, व्हाट इज द मोस्ट हैविली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्विध्रुवी विकार कह देते हैं इसको, बाइपोलर डिसऑर्डर को, बीइंग हाइपर एक्टिव, बीइंग सैड, एक्सट्रीम मूड चेंजेस या हैविंग एक्साइटिंग बिहेवियर। तो ये चारों ही बातें सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कनेक्ट किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर से वो है एक्सट्रीम मूड चेंजेस, मूड में अत्यधिक व्यवहार बदलाव, यानी अगर लो फील कर रहा है व्यक्ति तो बहुत ज्यादा लो फील करेगा, बहुत सैड होगा, और खुश है तो बहुत ज्यादा खुश होगा, नॉर्मल से ज्यादा, है ना। हाइपर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा, और बिल्कुल एक्टिव नहीं है तो एकदम नहीं है। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें हैं कि सैड भी होता है, हाइपर एक्टिव भी होगा, एक्साइटिंग बिहेवियर भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इन सबको मिलाकर के ये पता लगता है कि मूड उसका स्टेबल नहीं रहता, एक्सट्रीम मूड चेंजेस हैं, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम, क्योंकि एक आध नई चीज पूछ लेता है और उसमें फिर होती है दिक्कत। जैसे ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है जब अदर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज में या डिसेबिलिटीज में इंक्लूसिव एजुकेशन में तो आता ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या है वो आएगी ही इंक्लूसिव एजुकेशन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सीखने की अक्षमताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी किस व्यक्ति को, अगर बच्चों को आपके लर्निंग डिसेबिलिटी है कोई भी, तो आप कैसे पहचान कराएंगे भाई? एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जिससे पता लगे कि बच्चे को कोई समस्या है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास थोड़ी जाएंगे, पिंपल थोड़ी हुआ है जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, है ना। तो त्वचा विशेषज्ञ के पास थोड़ी जाएंगे अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो, क्योंकि वो तो आपके ब्रेन और उसके कोऑर्डिनेशन से संबंधित है, त्वचा से थोड़ी संबंधित है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना सेंसलेस है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, जो प्रॉपर बच्चों को असेस करेंगे, जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। साइकेट्रिस्ट हैं जो दिमाग के डॉक्टर हैं एक तरह से। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं जो कुछ हद तक जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, कि ब्रेन और साइकोलॉजिस्ट का मिक्सचर हो गया एक तरह से,
कि उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप नहीं जाएंगे, वो सही व्यक्ति नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटीज को जांचने के लिए, पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड नोन कॉज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक दिव्यांगताओं का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। देखिए कुछ 6 टाइप हैं ओवरऑल डिसेबिलिटीज के, जिसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे, है ना, और भी इस तरह के 3 और फिजिकल डिसेबिलिटी है, और 2 बचते हैं, फटाफट से बताओ। तो ये कुछ 6, हाँ फिजिकल में आ जाएगा लोकोमोटर, वो सब आ गया, कॉग्निटिव में आ गया ना, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो टोटल 6 टाइप है, कभी और उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज की, यानी संज्ञानात्मक, 2 याद नहीं आ रहे हैं अभी, संज्ञानात्मक दिव्यांगता की। विकलांगता भी हम यूज नहीं करते हैं वर्ड, बट ये ट्रांसलेशन में अपने आप उठा लेता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चे को दिमाग से संबंधित, इंटेलिजेंस से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वो किस किस रीजन से हो सकती है। ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट, कोई ऐसे एजेंट के आसपास वो आ गया, कोई केमिकल की चपेट में जब वो गर्भ में हो बच्चा, या फिर बचपन में जब वो छोटा रहा है, और कोई ट्रॉमा अगर उसको हुआ है, तो उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है, बात सही है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्र से संबंधित एक एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता हो गई, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में बैचेस में, आपने पढ़ाई है, ठीक, कि एक कोई क्रोमोसोम है जो पार्शियली अवेलेबल नहीं है, या एक्स्ट्रा मटेरियल जेनेटिक जो है जनरेट हो गया, जैसा कि डाउन सिंड्रोम में होता है ना। तो ये बेसिक सी बात है यहाँ पे। फिर डेवलपमेंटल डिले होगा, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, दिमाग का विकास, वो भी एक रीजन है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, इसमें कई सारे विकार हो सकते हैं, जो मानसिक विकार तो ऑफकोर्स इसमें आ ही जाएगा, किसी भी तरह का अगर कोई मानसिक विकार है, चाहे वो बीपीडी है यानी बाइपोलर डिसऑर्डर है, चाहे वो कुछ और पीकेयू करके एक प्रॉब्लम होती है जो इसमें आती है, तो ये भी सही है। क्योंकि मानसिक विकास तो ऑफकोर्स, अगर मानसिक विकार हो रहा है तो संज्ञान को ही यानी इंटेलेक्ट को ही प्रभावित करेगा डायरेक्ट। मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, अब मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे दिमागी बुखार हो जाना बचपन में, या किसी एक ऐसी चीज की चपेट में आ जाना जिससे कोई ब्रेन में इंजरी या प्रॉब्लम आ गई। तो ये चारों ही यहाँ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही हो गया, 39% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, बाकियों को चक्कर आ गए हैं, संभल रहे हैं अभी पानी पी पी के। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी मैडम। हाँ बीमारी तो वो हो गया ना, दिमागी बुखार मीनिंजाइटिस अगर है तो वो एनवायरमेंटल उसमें ही आ जाएगा। चलो भाई फटाफट बताओ। मैम हिंदी भी पढ़ा दिया करो, पढ़ा देंगे भाई हिंदी। एक्चुअली आज निशा उछल उछल के बोल रही है, स्पेशल एजुकेशन में इन्होंने किया हुआ है, बच्चों को डील करती हैं, तो इनका मन कर रहा है फुदकने का। आप ये मत समझिएगा मैं 2 लोग यहाँ लेके बैठती हूँ जो मुझे बताते रहते हैं पीछे से कि क्या बोलना है क्या नहीं। ये चर्चा हो रही है, और चर्चा होती है तो बढ़िया रहता है थोड़ा सा, है ना। इनके बिना भी हम पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है ना। मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछती रहती हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव रहना चाहिए सेशन, है ना, और पूछना कोई बुरी बात नहीं होती। और निशा के सहारे जीवन चल रहा है देखो। बताओ फटाफट से, कमेंट पढ़ लिया करो। कमेंट कैसे पढ़ लें यार, सारे कमेंट कैसे पढ़ लें भाई, फिर पढ़ाएंगे कब। नाम भी लिया करो, तरुण एजुकेशन। आप तो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, है ना, लर्नर हैं या सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा हमें मेल करके, क्योंकि कुछ लोग तो शौक में भी देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आ चाइल्ड्स नोटबुक, जितने टाइम से आप हैं इतने टाइम में तो नौकरी ले लेते हैं लोग, देखिएगा बताइएगा, या हो सकता है नौकरी के साथ देख रहे हो आप, दोनों ही चीजें। A child's notebook shows errors in writing like reverse images, mirror imaging. Such a child is showing signs of. एक बच्चा है जिसकी नोटबुक में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज यानी उल्टा, जैसे मान लीजिए 100 लिखा हुआ है तो उसकी नोटबुक में आपको ये सब उल्टा नजर आ सकता है। मैं बना भी नहीं पा रही हूँ, है ना, इस तरह की रिवर्स राइटिंग हो सकती है। वाओ, मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, है ना। तो 100 को वॉज को 100, है ना, रिवर्स राइटिंग हो सकती है, ठीक है ना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कह रहे हैं क्या पता आपको देखने के लिए देख रहे हो क्लास, आ जाओ, है ना। मुंह तो मैं 4 दिन में धोती हूँ क्लास के लिए, मतलब लिटरली नहीं, दिल पे मत ले जाना, मतलब इतनी कोई तैयारी करके नहीं आती हूँ कि आ जाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिफिकल्टी। देखो डिफिकल्टी किसी भी कारणवश हो सकती है,
और ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि या तो बच्चे को डिस्ग्राफिया है या अगर लिखने में दिक्कत है तो हम कहेंगे डिस्ग्राफिया है, बट डिसलेक्सिया भी होगा इस बच्चे को, क्योंकि रिवर्स में वो पढ़ता है और फिर रिवर्स में ही लिखना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ना कि डिफिकल्टी। डिफिकल्टी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, हो सकता है उसको कुछ समझ में ना आए तब भी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। लर्निंग प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। अगेन लर्निंग डिसएडवांटेज नहीं, जब सही शब्द हमारे पास है लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी जिसको हम कहते हैं, सीखने की अक्षमता है बच्चे को। इसमें डिस्ग्राफिया भी हो सकता है और डिसकैलकुलिया भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। सॉरी, कैलकुलिया तो नहीं होगा, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डिसलेक्सिया है बच्चे को, क्योंकि रिवर्स इमेजेस की बात हो रही है। डिसग्राफिया वाले बच्चे की राइटिंग ही आपको समझ नहीं आएगी, वो इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य ही नहीं होती। ये मैं दोनों में डिफरेंस भी दिखा देती हूँ आपको कि अगर, और दोनों लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, चाहे वो जितने भी है डिस वाले जितने भी हैं। अगर आप देखेंगे ये है डिसग्राफिया वाला बच्चा, क्या है डिसग्राफिया, सॉरी आज दिमाग कहाँ है मेरा, डिसलेक्सिया वाला बच्चा। ठीक है, डिसलेक्सिया वाला बच्चा। डिफिकल्टी तो कुछ भी हो सकती है ना, बच्चे को समझ नहीं आया ये भी डिफिकल्टी है, उसका उस दिन पेन ठीक से नहीं काम कर रहा था, है ना, कुछ भी हो सकता है डिफिकल्टी में। डिसेबिलिटी है यानी प्रॉपर उसको उस चीज में समस्या होती है ना, उस तरह की प्रॉब्लम एक है उसको, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक तरह से वो। ठीक है, ये है डिसग्राफिया वाला बच्चा, जिसकी राइटिंग आपको पढ़ना ही असंभव सा हो जाएगा, है ना। ये है नॉर्मल राइटिंग, ये देखो आप फिर पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो ये डिसग्राफिया है, यानी इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती है इस बच्चे की राइटिंग, है ना। डॉक्टर्स वाली, ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ, लेकिन डॉक्टर्स को आई थिंक किसी तो कोर्ट ने सलाह वाला दिया ना कि ठीक से लिखें ताकि समझ में आए लोगों को। अभी रिसेंट कोई ऑर्डर था, देखो। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, रिवर्स हो जाती हैं चीजें, रिवर्स राइटिंग को बी को डी, ये देख रहे हो आप, ये वाला बी है ना, बी नॉर्मल ये वाला होता है, इनका बी ऐसा चलेगा। डॉग को गॉड, गॉड को डॉग, सौ को वॉज, वॉज को सौ, ऐसा उल्टा लिख सकते हैं लोग, है ना। बी को डी, 6 को 9। तो डिसलेक्सिया में रिवर्स या इमेज जो है वो रिवर्स इमेज, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, मिरर इमेजिंग हो सकती है, रिवर्स इमेजिंग हो सकती है ना। लेकिन डिसग्राफिया में तो जनरली पढ़ने में ही नहीं आते हैं शब्द। क्वेश्चन नंबर, सीटेट का बैच 1000 के आसपास है यार, सस्ता ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, लगातार उसको लिखने में समस्या आ रही है एक बच्ची को। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, बीच में कितना स्पेस छोड़ना है। कुछ बच्चे होते हैं ना, एक यहां लिखा दूसरा वर्ड 2 किलोमीटर बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे को अल्फाबेट में भी, फॉर्मेशन में भी दिक्कत आ रही है, यानी अक्षर के निर्माण करने में भी दिक्कत आ रही है, और स्पेस छोड़ने में भी शब्दों के बीच। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है, इससे आपको ये आइडिया लगा के बताना है। फटाफट से बताओ। ब्यूटी कुमारी कह रही है लव यू मैम, थैंक यू ब्यूटी कुमारी। देखो आपको लग रहा होगा मैं ब्यूटी कुमारी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने नाम स्पेलिंग वही लिखी है, BUTI। हाँ, मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी राइट बहुत खराब है। क्या राइट आए, क्या राइटिंग, अच्छा अच्छा, फिर उसकी राइटिंग सही करानी है। देखो जरूरी नहीं है जिसकी राइटिंग खराब है उसको सबको जो है डिस्ग्राफिया है, हर बच्चे को, है ना। वो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और भी लक्षण होंगे उसको, राइटिंग में भी क्या प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिकली देख के पता लगेगा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा धन्यवाद अजीत। चलिए फटाफट से बता दीजिए अब इसी बात पे। बी ऑप्शन 73% लोग कह रहे हैं। देखिएगा क्या दिक्कत है बच्चे को, लिखने में नियमित कठिनाई है, लिखने में समस्या है रोज, अक्षर निर्माण में और शब्दों के बीच में कितना अंतर रखना है इसमें भी समस्या है। बच्चे को डिसलेक्सिया है, ग्राफिया है, कैलकुलिया है या ADHD है। देखो ये डिसग्राफिया का केस है, ना कि डिसलेक्सिया का, है ना। जब साफ साफ कह दिया डिफिकल्टी इन राइटिंग, वो भी रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं लिखा कि रीडिंग में दिक्कत है उसकी वजह से लिखने में दिक्कत आ रही है। तो जब रीडिंग राइटिंग सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आप क्यों डिसलेक्सिया की तरफ जा रहे हैं, है ना, स्पेस करने में, अल्फाबेट को फॉर्म करने में, ठीक है ना। तो वो पढ़ने से संबंधित होना चाहिए था कि पढ़ते समय दिमाग में जो है वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, वो सब बात होती, तब हम डिसलेक्सिया की तरफ जाते। जब डायरेक्ट डिस्ग्राफिया दिया हुआ है और लिखने के से डायरेक्ट बताया हुआ है, पढ़ने की वजह से लिखने और पढ़ने दोनों में समस्या होती, तो डिसलेक्सिया के साथ हम चले जाते। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन को पढ़ के भी समझना है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, यानी एक बच्चा जिसको आंशिक रूप से दिखता है, यानी क्लियर विजन नहीं है उसका पूरी तरह से, दृष्टि आंशिक है उसकी, यानी ठीक से नहीं देख पाता, थोड़ा कम है क्षमता, या हाफ देख पाता है, जो भी है पार्शियल है, बेसिकली कंप्लीटली विजन में दिक्कत है। बताइए फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 20 है, शुड बी एनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, कि उसको कहो कि घर पे बैठ के पढ़ाई करो, स्कूल में मत आओ क्योंकि तुम ठीक से नहीं देख सकते हो। तो ये हो जाएगी बेवकूफी, हर बच्चों को आप सेम स्कूल में पढ़ा सकते हैं स्पेशल प्रोविजन के साथ। नीड्स टू बी ए ना सेपरेट इंस्टीट्यूशन, गलत तरीका, सेग्रीगेट नहीं करना, अलग नहीं करना, अलगाव। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है सेग्रीगेशन, तो इसलिए हम बच्चों में भी सेग्रीगेशन नहीं करते, अलगाव नहीं करते, इंक्लूड करते हैं उनको। शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस, यही बात जो हमने थोड़ी देर पहले भी की थी किसी और क्वेश्चन में, कि हमें समावेशन करना है हर बच्चे का, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा। तो हमें थोड़े बहुत फेर बदल करके अपने सिस्टम में फेर बदल करना है, अपने सिस्टम में चेंज लाना है, ना कि बच्चे में। बच्चे को थोड़ी हम उसका विजन ठीक कर देंगे अगर नहीं किया जा सकता तो हम सिस्टम में चेंज लाएंगे, उसको आगे बिठाएंगे। जो यू साइकिल होती है, यानी यू शेप की सिटिंग अरेंजमेंट है या सर्कल अरेंजमेंट है, उसमें बिठाएंगे बच्चे को, या आगे बिठाएंगे अपने पास, ताकि वो थोड़ा क्लियर देख सके, या सुनने में दिक्कत है तो भी ये काम कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिल्कुल ही दिक्कत है तो। शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजन, नहीं, अगर रेगुलर स्कूल में आपने डाल दिया और स्पेशल प्रोविजन नहीं है बच्चे के लिए तो वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे ये क्या है, ये आपका एक यू टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट है, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं इसको हम, है ना, कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन में फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठ गया उसी को बैठा रहने देंगे जीवन भर, नहीं। हम कहते हैं ना रोटेशन चलता है क्लासरूम में, और रोटेशन में भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हम उसको, होते हैं ना पेरेंट्स, तो वो कहेंगे हमारे बच्चे को ज्यादा दिक्कत है आंखों में या उसको नंबर बढ़ रहा है तो आप उसको आगे ही बिठाइएगा, ऐसे कह के जाते हैं ना क्लासरूम में टीचर्स को, तो आपने भी अपनी क्लास में देखा होगा। तो ये बात सही है कि हमें ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि जिस बच्चे को ज्यादा समस्या है उसको उस तरह से ध्यान रखना है उस चीज का। जैसे जो स्क्रीन है या व्हाइट बोर्ड है या टीचर की टेबल है, यहां से सब कुछ विजिबल है, यदि आपने बच्चे को, इसको कहते हैं सर्कल अरेंजमेंट एक तरह का, या यू टाइप का ये सिटिंग अरेंजमेंट है, तो बच्चा जो ब्लाइंड स्टूडेंट की पोजीशन है वो यहाँ सेंटर में हो, या फिर जिसको विजुअली पार्शियली देख सकता है या हियरिंग इंपेयर्ड है तो यहाँ उसको सेटल किया जा सकता है, उसके लिए ये अच्छा प्रोविजन रहेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 28 क्वेश्चन है, 5 6 7 क्वेश्चन और हैं आपके, फटाफट से जवाब देंगे आप। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट। देखो विजुअल इंपेयरमेंट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि विजुअल इंपेयरमेंट होती भी बहुत बच्चों को है। हाँ, आदि बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज से संबंधित बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वगैरह है, वो भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन वो इंक्लूसिव एजुकेशन का अलग से एक सेशन लेके जिसमें मैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के क्वेश्चन अवॉइड करूंगी, उसमें इंक्लूड करूंगी, वहां आपको लग सकता है कि मुश्किल है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई तो ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, है ना। हर तरह के क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको जितना कराया गया वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो दिमाग में सेट नहीं है तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, D2+B से लेके ओ टेट से लेके आपका सी टेट से लेके अलग अलग जगह पे आए हुए क्वेश्चन हैं, और कुछ नए क्वेश्चन हैं, अपनी तरफ से थोड़ी बनाए मैंने कि नहीं आएंगे, और अभी रिसेंट के ये ऐसा नहीं है कि बहुत 15 साल पुराने हैं, हद से हद 3 से 4 साल पुराना कोई क्वेश्चन अगर है मैक्स टू मैक्स। दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद क्या नहीं होगा, नॉट, बताइए। टैक्टाइल रिपीट होते हैं और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल आते हैं पेपर में, ये तो भ्रांति है, लोग जबरदस्ती मुश्किल 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 के नाम पे। टैक्टाइल ग्लोब, किसी को कोर्स बेचने का लालच हो, किसी को कुछ और हो तो वो कहेगा नहीं नहीं अब तो सिर्फ मुश्किल आते हैं, तो वो काम तो मैं नहीं कर सकती यार, एथिकली वो मुझे ठीक नहीं लगता। पेपर का पैटर्न चेंज है, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ मुश्किल ही पूछा जा रहा है, वो एक मॉडरेट लेवल, ईजी लेवल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संख्या लिमिटेड होती है, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर देंगे। टैक्टाइल ग्लोब, टैक्टाइल होता है वो मटेरियल जिसको टच और फील किया जा सके, और विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए वो मटेरियल बहुत ही बेहतर होता है जिसको टच और फील किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा देखने में तो उसको समस्या है, लेकिन अगर कोई चीज है तो उसको टच तो करके वो पता कर सकता है कि चाहे कोई शार्प चीज हो सकती है बट उसको लगे ना उस तरह की होनी चाहिए, तो वो टच और फील करके बता दे कि हाँ ये कोई मेटल है जब उसने इस ग्लास को टच किया, मान लीजिए, है ना। तो टैक्टाइल मटेरियल, ब्रेल बुक्स हो सकती हैं, जो ब्रेल लिपि है 6 पॉइंट्स बेस्ड होती है आपकी, लुई ब्रेल ने दी थी, तो वो बच्चे, इवन आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, कि जो स्क्रीन पे आ रहा होगा वो बच्चे को सुनाई दे जाएगा, वो रीड कर देंगे सॉफ्टवेयर्स, तो वो बच्चा जो उसको देखने में दिक्कत है तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बुक्स विद स्मॉल प्रिंट, यानी छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें, ये हो जाएगी बेवकूफी यदि आप ऐसे बच्चे को जिसको देखने में दिक्कत है और उसको छोटे छोटे प्रिंट की किताब दे दी, वो बड़े पढ़ने में उसको दिक्कत है बड़े प्रिंट में, और आपने छोटा छोटा लिख के दे दिया। भाई अगर विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है तो थोड़ा सा बड़ा लिखिए आप बोर्ड पे भी, है ना।
लेटर्स को थोड़े बड़े रखिए नॉर्मल से। ये नहीं है कि अगर देखने में दिक्कत हो तो बहुत छोटे छोटे लेटर्स बनाने, भाई पहले ही दिक्कत थी आपने और छोटे बना दिए तो नॉर्मल बच्चे को भी ना दिखें, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। समावेशी शिक्षा पे एक क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। नहीं, ईडब्ल्यूएस कोटा प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है कि 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, है ना, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होगा, ये आरटीई कहता ही आपका। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, सिर्फ स्पेशल स्कूल में रखो, ओनली इंग्लिश पढ़ाई जाए उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं। ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, हर बच्चे को आप गुणवत्ता वाली शिक्षा दीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, हर किसी के लिए शिक्षा, चाहे कोई बच्चा गिफ्टेड है, बहुत अच्छा आईक्यू है, बहुत कम है, देखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, कोई और समस्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं चलने फिरने या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है। आता है क्वेश्चन नंबर 23 with respect to inclusion of students with disabilities in regular schools, which of the following provision is against the right of persons with disabilities act RPWD Act 2016, जिसमें हमने 21 डिसेबिलिटीज की बात की है और 1995 वाला जो PWD एक्ट था उसको यहाँ पे अपडेट किया गया इसके द्वारा, इसके माध्यम से रिप्लेस किया गया। अगर मैं कहूं, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है या अगेंस्ट है या सही नहीं है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार? पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर। हाँ, अगर बच्चा कोई डिसेबिलिटी है, उसको लिखने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है तो हम एक्स्ट्रा स्क्राइब वगैरह भी देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए, जो CWSN कहते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट दी स्टूडेंट्स नीड्स, अगर स्क्राइब की जरूरत है, आपके सीटेट में भी ऑप्शन होता है कि यदि कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता तो अपने साथ स्क्राइब ले जा सकता है जो लिख के उसके लिए, तो ये भी सही है। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज एंड कोर्स, यही गड़बड़ हो गई कि लैंग्वेज का कोर्स कंपलसरी करना एकदम गलत तरीका है, वो चूज करेगा। ये तो नॉर्मल बच्चे के लिए भी है कि वो ऑप्शंस चूज कर सके, मदर टंग और बाकी ऑप्शंस चूज करने का। कंपलसरी नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज आपने अपनी तरफ से थोप दी बच्चे पे, ये तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि आप भाषाओं को थोपिए मत, है ना। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड्स, इसमें क्या दिक्कत है? ये आपको गलत क्यों लग रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। देखो, नॉट अगेंस्ट पूछा था, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, ठीक है ना। क्या हो गया आपकी हिंदी को? व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करना तो अच्छी बात है, यानी आप एकोमोडेट कर रहे हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन मतलब कि आपने एकोमोडेट कर लिया, चेंज कर लिया अपने सिस्टम में जैसी बच्चे की नीड है। एक बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है तो आपने स्कूल में सीढ़ियां नहीं बनवा के छोड़ दी, आपने रैंप बनवाया है। दिल्ली के स्कूल्स में, काफी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में रैंप की सुविधा है कि वो बच्चा चढ़ने की जगह वो सीढ़ियां तो नहीं चढ़ेगा जो व्हील चेयर वाला बच्चा है, या बैसाखी से अगर कोई बच्चा आता है स्टेशन तो वो क्या करेगा, वो रैंप से जा सकता है, नॉर्मल बच्चा भी और उसकी व्हील चेयर भी जा सकती है। तो ये एकोमोडेशन है एज पर इंडिविजुअल की नीड के अनुसार। या कोई बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है तो उसको आगे बिठा लिया, ये भी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, एडजस्टमेंट है एक तरह का। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल को और समाविष्ट करने की क्षमता को, यानी कॉम्प्रिहेंड, समझने की क्षमता को, यानी मैं जो बोल रही हूं समझ नहीं पा रहा व्यक्ति, या टीचर जो बोल रहे हैं क्लासरूम में वो समझने में दिक्कत है, बातचीत में दिक्कत है, कम्युनिकेशन में सुन के समझने, इन सब में दिक्कत है, तो ये डिसकैलकुलिया है, भाषा संबंधी विकार होगा। डिसग्राफिया है, भाई कैलकुलिया में तो कैलकुलेशन संबंधी होगा, यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, ग्राफिया में लिखने संबंधी होगा। डिस्फोरिया है कि उत्साह में कमी आ गई है, नहीं, ये है डिस्फेजिया या अफेजिया लिखा होता तब भी बात सेम ही थी, वो थोड़ी परमानेंट कंडीशन हो जाती है। गति समन्वय वैकल्य, डिस्फेजिया, गति समन्वय नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसको इन्हें हिंदी में जो है आई थिंक डिस्फेजिया ही लिखना चाहिए। ये तो फिर क्या कहते हैं उसको, प्रैक्सिया का हिंदी विकल्प लिख दिया है, तो इसको डिस्फेजिया ही लिखेंगे, डिस्फेजिया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही होगा कि लैंग्वेज को समझने में और कम्युनिकेट करने में समस्या है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिस्ग्राफिया, यानी वो बच्चा जिसको लिखने में दिक्कत है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के लिए आपको क्या काम करना है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूजन चाहिए उसका, तो क्या चीज करनी चाहिए, फटाफट से बताएंगे आप।
अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और अ लैपटॉप इन क्लासरूम, यानी ऑडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल होने दें। एक्सटेंसिवली यूज रिटन टेस्ट, भाई जिसको लिखने में दिक्कत है उसके लिए रिटन टेस्ट तो गलत तरीका है। मेक इट कंपलसरी, रिटन टेस्ट देने से लिखने की दिक्कत थोड़ी खत्म हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम है, वो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो ऐसा नहीं कि वो आलस में नहीं लिख रहा। मेक इट कंपलसरी टू राइट ऑन प्लेन और अनरूल्ड शीट्स, ये भी बच्चे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। सेट फिक्स टाइमलाइन, नहीं, फ्लेक्सिबल रखना है बच्चे के लिए, तो आप ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप इन अ क्लासरूम, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के लिए ये कर सकते हैं कि भाई तुम बोल के सुना दो कोई चीज है तो, है ना, या फिर ऑडियो रिकॉर्डर की मदद लेके, या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत ना हो, और डिफरेंट तरीके हैं, मल्टीपल वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है व्हाट आर दी फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, फिजिटिंग, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं कि आवेगशीलता, हाइपर एक्टिव है बच्चा, इंपल्सिव है, जो मन में आता कर देता है, किसी को मन किया चाटा मारने का चाटा मार दिया, है ना, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, ध्यान ज्यादा देर तक नहीं, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, है ना, वो फिजिटिंग होता है, हाथ कुछ भी करते रहते हैं बच्चे, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, तो ये सब किसके अंदर आएगा, ऑटिज्म में, गिफ्टेडनेस में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में, या क्रिएटिविटी में, बताइए मैडम, क्या क्रिएटिविटी में लगा दूं? इतना तो गलत ये भी नहीं बता रहे। फटाफट से बताओ किस में लगाएं, क्रिएटिविटी में, गिफ्टेडनेस में, अच्छा ठीक है, और थर्ड ऑप्शन एडीएचडी, एग्जैक्टली। देखो क्योंकि यहां पे ना चीजें मर्ज हो रही हैं, क्योंकि जो ये आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें होते हैं कई सारे डिसऑर्डर, मैंने बताया था एडीएचडी भी इसी से संबंधित है, अम्ब्रेला टर्म है इसके अंदर, जैसे अम्ब्रेला होता है ना उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, वैसा ही है एडीएचडी, इसमें एडीएचडी भी है, ओसीडी भी है, ऑटिज्म भी है ना। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्वालीनता भी लग सकता है और अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार भी लग सकता है। क्यों समझते हैं, आवेगशीलता, इंपल्सिविटी, देखो इंपल्सिविटी तो सीधा सीधा है रिलेटेड एडीएचडी से, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है, कम समय तक ध्यान केंद्रित करना वो भी एडीएचडी में होता है, व्यग्रता, बहुत देर तक, अब ये व्यग्रता जो है फिजिटिंग, ये फिजिटिंग वाला केस ऑटिज्म में भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि यहां एडीएचडी के बारे में ज्यादा चीजें दी हुई हैं, वो सिर्फ एक चीज है जो एडीएचडी वाले बच्चे के केस में भी संभव है। अगर आपसे ऑटिज्म पूछेगा तो आपको कहेगा स्टीरियोटिपिकल यानी रेपिटेटिव बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत, बच्चे को बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, और फिजिटिंग साथ में हो सकता है। लेकिन इतने सारे जो लक्षण है कि अटेंशन में कमी है, सिट नहीं कर पा रहा, बहुत देर लंबे समय तक बैठ नहीं पा रहा, इंपल्सिव है, ये सब एडीएचडी में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मूर्ति अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ ग्रेड 1, यानी कक्षा 4 का विद्यार्थी कक्षा 1 के लेवल की ही किताब पढ़ पाता है। ही ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड्स, स्पेलिंग वर्ड्स एंड रीडिंग लेटर्स, यानी वो साउंड को लेटर्स के साथ नहीं मैच कर पा रहा, फोनोलॉजिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, है ना, बहुत बढ़िया विकास। तो बताइए फटाफट से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बच्चा, तो रीडिंग में दिक्कत है, तो डिस्प्रेक्सिया तो होगा नहीं, है तो मोटर स्किल्स से संबंधित है, चलने फिरने, कोई एक्टिविटी करने, बटन लगाने, ये सब में। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, यहाँ बात हो रही है पढ़ने की, स्पेलिंग रिलेटेड दिक्कत हो रही है याद रखने में, तो पठन वैकल्य या वैफल्य है। ठीक है जी, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 आज के लिए आखिरी सवाल, फटाफट से आप जवाब देंगे। और बच्चे की जो रीडिंग एबिलिटी है वो भी स्लो थी, क्योंकि वो कक्षा 4 में था और पहली क्लास के लेवल का पढ़ पा रहा था, यानी रीडिंग में उसको बहुत दिक्कत थी। ईशान अवस्थी याद कर लीजिए, तारे जमीन पर। रमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 हैज लो विजन, देखने में दिक्कत है, एंड हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हिज टीचर शुड, क्या करना चाहिए रमन के टीचर को, यदि बच्चे को देखने में दिक्कत है ना, लो विजन है उसका, और टेक्स्ट बुक से खुद से काम करने में दिक्कत होती है क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है। एडवाइज हिज पेरेंट्स टू कंप्लीट द वर्क फॉर हिम, ये एकदम बेकार तरीका है कि पेरेंट्स को कंप्लेन कर दो, एडवाइस कर दो, उसका काम वो कर दें, ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ाई ऐसे थोड़ी होगी। परमानेंटली एग्जाम्प्ट हिम, उसको कह दो कि टेक्स्ट बुक से देखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। प्रोवाइड हिम विद ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये पॉसिबल है। गिव द नोटबुक्स ऑफ हिज पीयर्स टू हिम टू कॉपी द वर्क, एकदम बेकार तरीका है ना, जो ट्रेडिशनली हमारे स्कूल्स में होता है उसको सही मत मान लीजिएगा कि यही होता है हमारे साथ, तो हम तो एक्स्ट्रा कॉपी दिलवा देते थे, नहीं। पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दीजिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर बच्चे को देख के लिखने में दिक्कत हो रही है तो सुन के तो लिख पाएगा, क्योंकि विजन में तो प्रॉब्लम है, कानों में थोड़ी दिक्कत है। समझ पा रहे हो ना बात को, क्लियर है बात। रंजना
दौद पढ़ लिए भाई आपके कमेंट। एस के चौधरी मैम हमारा नाम ले लो, ले लिया भाई। तो अब ये बता दो फटाफट से, 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं थर्ड ऑप्शन। आउट ऑफ 28 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए? ये हमारा वार्म अप था लर्निंग डिसेबिलिटी को लेके, जो भी इसके आसपास के क्वेश्चन ठीक ठाक बन सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट लाना होगा कभी, या इंक्लूसिव एजुकेशन में सीटेट के लेवल पे तो इनफ है चीज़ें। आउट ऑफ 28 कितने ठीक हुए, इसका जो PDF है विद आंसर्स वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। 24, 28, 26, 25, 27, बहुत बढ़िया। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बैच में जिनको एनरोल करना है, करियरविल ऐप डाउनलोड करके और आप टीचिंग सेक्शन में जाकर के वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट से आप लीजिएगा कोर्स, वहाँ ऐप में रजिस्टर करने के बाद, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू डिस्काउंट एंड ऑल अवेलेबल है। तो ये एक बात हुई। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, मुश्किल हो, आसान हो, है ना, और पढ़ते रहें थोड़ा, क्योंकि पेपर जो है आएगा भी, समय है, लेकिन ये समय कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। बात है D+P की वैकेंसी कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। तो अभी तो जब तक चुनाव चल रहे हैं, जब तक आचार संहिता लगी हुई है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोई भी नई वैकेंसी आने वाली नहीं है। बट आप अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसी चीज़ें सेटल हुई, चुनाव हुए, सरकार बनी, हो सकता है अलग अलग स्टेट में कुछ कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाए, या कई देखने को मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साल भर में कहीं नहीं आती वैकेंसी, कहीं ना कहीं तो आती है। बट वो बात अलग है कि यूपी में इतने टाइम से अटकी हुई है, दिल्ली में ये वाली वैकेंसीज इतने टाइम से अटकी हुई है, उतनी बेहतर तरीके से नहीं आती। बट जहाँ मौका मिले फिर उसके लिए भी तैयार रहना है ना। B.Ed सेकेंड ईयर में हूँ, सीटेट हो गया आपकी वजह से। यू आर द बेस्ट टीचर एवर। थैंक यू राजदीप, CDP क्वीन। अच्छा, धन्यवाद जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। कमेंट्स में बता दीजिएगा कितना आपने स्कोर किया। कल शाम को मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक करेंगे, हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, CDP का ही कोई टॉपिक करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। इससे पहले के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे शाम को 9 बजे क्लास ले पाएँ कल।